नमस्कार। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी का बेसिक रूप पढ़ेंगे, जिससे हिंदी का जन्म कैसे हुआ समझते हैं बात को। देखिए, सर्वप्रथम हमारी जो भाषा थी वो संस्कृत भाषा थी। संस्कृत भाषा से पाली भाषा में रूपांतरण हुआ और पाली भाषा से अपभ्रंश भाषा में। आप देखे होंगे महात्मा बुद्ध जी के जितने दिए गए वचन, उनकी जितनी लिखी हुई किताबें हैं, सब पाली भाषा में हैं। उसके बाद कुछ बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश भाषा ने रूप लिया। उसके बाद प्राकृतिक हिंदी ने रूप लिया है। प्राकृतिक हिंदी के बाद एक रूप निखर के आया जिसको खड़ी बोलिया हिंदी कहा जाता है। तो ये तो हिंदी का जन्म हुआ है। फिर समझते हैं हिंदी के बारे में। हिंदी मानी जाती है कि 11वीं शताब्दी में हिंदी का जन्म हुआ, हिंदी का उदय हुआ। देखिए, पहले समझते हैं भाषा किसे कहते हैं। भाषा की जो परिभाषा होती है उसे क्या कैसे कैसे कहा जाता है। देखिए, हिंदी की जो भाषा होती है या फिर किसी चीज़ की भाषा हो, कहा जाता है जिसके माध्यम से, जिसके साधन के माध्यम से, जिसके द्वारा अपनी बात को, अपने भावों को भाव विचार प्रकट करने की प्रक्रिया में लिखकर, पढ़कर, सुनकर, बोलकर जिस माध्यम से अपने विचारों को प्रकट किया जाए उसको भाषा कहते हैं। जैसे कि हम कहीं कहीं खत भेजते हैं, तो खत भेजते हैं तो क्या करते हैं, लिखित भाषा से करते हैं। लिखित भाषा के द्वारा हम खत भेजते हैं। मान लीजिए जिसको लिखना नहीं आता वो मौखिक भाषा का रूप करता है। हम किसी से फ़ोन पे जब बात करते हैं तो क्या करते हैं, हेलो, तो क्या करें, मौखिक मतलब मुंह के द्वारा अपनी भाषा को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। अब मान लीजिए कि हम बोल भी नहीं सकते हैं और लिख भी नहीं सकते हैं, तो सांकेतिक भाषा होती है कि ये सांकेतिक भाषा के आधार पे आता है। सांकेतिक भाषा उनके लिए होते हैं जो हमारे देश में अपंग लोग होते हैं, जिनको बोलने में समस्या होती है, जो बोल नहीं सकते, जिनको गूंगा कहा जाता है। उनके लिए कौन सी भाषा आई, वो भाषा होती है हमारी, मतलब कि सांकेतिक भाषा होती है। लेकिन जो बोल सकते हैं, हाथ नहीं, लिख नहीं सकते हैं, वो मौखिक भाषा का रूप करते हैं। इस तरीके से हमारे जो भाषा है, हमारी जो भाषा है, उनको 4 प्रकार से मतलब समझा जा सकता है: लिखित, सांकेतिक, मौखिक और ये जो हमारी मौखिक भाषा है। तो कहने का मतलब है कि ये भाषा समझने के प्रकार होते हैं। फिर समझते हैं कि हिंदी भाषा की परिभाषा क्या होती है। देखिए, हिंदी को समझने के लिए पहले हिंदी वर्णमाला को समझना पड़ेगा। क्या समझना पड़ेगा, हिंदी वर्णमाला। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णमाला कहते हैं कि जो वर्ण व्यवस्थित रूप में एक आधार बनाता है उसको वर्णमाला कहा जाता है। व्यवस्थित रूप, किसी वर्णों के व्यवस्थित रूप को वर्णमाला कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई होगी आपको कि किसी व्यवस्थित रूप, जैसे कहने का मतलब कि पहले छोटा लिखा और बीच में अंग्या लिख दिया जाए और बाद में बीच में फिर का खागा लिखा जाए, तो व्यवस्थित क्रम नहीं हुआ, वो तो अव्यवस्थित क्रम हो जाता है। लेकिन अगर व्यवस्थित रूप में उसी को लिखा जाए तो उसे माना जाता है कि हिंदी का व्यवस्थित रूप वर्णमाला कहलाता है। हिंदी वर्णों का व्यवस्थित रूप क्या कहलाता है, वर्णमाला कहलाता है। तो पहले समझते हैं कि जो हमारी हिंदी भाषा है वो किस लिपि में लिखी जाती है। कहने का मतलब है लिपि किस भाषा में जाती है। बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम समझते हैं संस्कृत भाषा को लिखने के लिए ब्राह्मी लिपि का उपयोग किया जाता है। जैसे कि पंजाबी भाषा लिखने के लिए खरोष्टी लिपि का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से हिंदी भाषा लिखने के लिए देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि हमारी संविधान की जो भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा की जो अपने यहाँ जो लिपि है संवैधानिक से, वो देवनागरी है। तो समझते हैं जो देवनागरी लिपि है। अब बात आती है वर्ण की। वर्ण 2 प्रकार से होते हैं। जैसे कहने का मतलब है जब लिखित हो गया तो वो वर्ण हो गए, लेकिन अगर जब हम बोल रहे हैं तो होते हैं मौखिक, जिसे ध्वनि कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। ध्वनि और वर्णों में क्या अंतर है, तो जो वर्ण होते हैं वो हम अगर बोल रहे हैं तो ध्वनि हो गई। किसी को पढ़ रहे हैं छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छुटाऊं, बड़ाऊं, ऋण, तो ये ध्वनि निकाल रहे हैं। लेकिन अगर लिखा है तो वर्णों के रूप में, लिखित के रूप को जो कहते हैं उनको वर्ण कहा जाता है, और जो हम बोलते हैं उन्हें मौखिक रूप से क्या कहा जाता है, ध्वनि कही जाती है। देखिए, हिंदी भाषा में स्वर और व्यंजन 2 रूप होते हैं। हालांकि व्यंजन कई प्रकार के होते हैं, स्पर्श व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, लुंठित व्यंजन, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि व्यंजन और स्वर 2 प्रकार के होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। तो समझते हैं पहले।
स्वर जो होते हैं, एक सवाल आया था अभी जल्दी पीसीएस में कि हिंदी में कुल कितने स्वर होते हैं, तो आपको आंसर जब 13 लिखा हो तो टिक कर देना। लेकिन अगर पूछा जाए कि हिंदी में स्वर कितने होते हैं तो 11 होते हैं। क्यों? क्योंकि अन्न और आह, जिसको कहा जाता है आयोग्यवाह, मैंने यहाँ पे लिखा भी है आयोग्यवाह। आयोग्यवाह का अर्थ ये होता है जो आह के योग्य से बना हो। जब ये स्वर में रहता है तो व्यंजन जैसा कार्य करता है, लेकिन जब व्यंजन में रहता है तो स्वर जैसा कार्य करता है। इतनी बात समझ में आ, जैसे लिखा जाता है अंक, तो जब अंक लिखा जाता है तो अन्न में जो बिंदी लगी हुई उस स्वर के रूप में काम कर रहा है, लेकिन जब पढ़ा जाए अन्न तो ये व्यंजन जैसा कार्य कर रहा है। क्यों? आगे समझेंगे इस बात को। तो आपके योग्य से जो बनते हैं उन्हें अयोग्यवाह कहा जाता है, जिसमें जो हमारा अन्न होता है अनुस्वार होता है और जो आह होता है वो विसर्ग होता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए, अक्षर जो होता है उसको तोड़ा जा सकता है। जैसे कि मान लेते हैं ये क्या है? ये स्वर है। लेकिन मान लिया जाए कि ये का है, ये एक प्रकार का अक्षर है। क्या है? अक्षर है। अगर इसको तोड़ा जाए तो फिर कैसे तोड़ा जा सकता है? इसे तोड़ा जा सकता है, बिल्कुल तोड़ा जा सकता है। इसको तोड़ने के लिए का और धन आ। इतनी बात समझ में आ गई? आ गई। तो हम अभी तक स्वर की परिभाषा समझ लेते हैं। स्वर की परिभाषा वो बनती है कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाने वालों वर्णों को क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वतंत्र रूप से, उनमें किसी प्रकार की बाधा नहीं होती है, उनको बोलने के लिए किसी की मदद नहीं लेना पड़ता, उनको क्या कहा जाता है? स्वर कहा जाता है। स्वर की परिभाषा क्या हुई? स्वर की परिभाषा हुई है कि जो अपने स्वतंत्र रूप से बोले जा सकते हैं, लिखे जा सकते हैं, उनको स्वर कहा जाता है। लेकिन फिर व्यंजन किसे कहते हैं? देखिए, जितने व्यंजन हैं, 36 व्यंजन हैं, या फिर 2 व्यंजन और आगे 39 व्यंजन हैं, सबको बोलने के लिए स्वर की मदद लेनी पड़ती है। अब वो चाहे थोड़ी सी मदद हो या फिर ज़्यादा मदद हो। जैसे कि हम अभी आपको बताएं कि का लिखने के लिए का और हलंत, जब हलंत लग जाएगा तो वो एक प्रकार से मतलब पूर्ण व्यंजन होता है, अपूर्ण व्यंजन होता है। लेकिन जब इसमें आज जुड़ जाता है तो ये पूर्ण व्यंजन हो जाता है। तो किसी भी व्यंजन वर्ण को बनाने के लिए स्वर की मदद लेना पड़ता है, उनको क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये रहा स्वर और व्यंजन की परिभाषा। स्वर की परिभाषा रही, जो स्वतंत्र रूप से बोलने में लिखने में स्वतंत्र होते हैं उनको स्वर कहा जाता है, जो स्वर की मदद से बनते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। ये 2 प्रकार से होते हैं। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से होते हैं। लेकिन जब एक सवाल आता है कि ये वर्णमाला में जो स्वर होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, अब ये तीसरा वाला कैसे आ गया इसके बारे में समझते हैं। थोड़ा सा एकदम दिमाग लगाएंगे। देखिए, स्वर 2 तरीके से बनते हैं। एक बनते हैं उच्चारण के धुन पर। किसके धुन पर? उच्चारण के धुन पर। और एक बनते हैं उत्पत्ति। उत्पत्ति का मतलब होता है जन्म लेना, उच्चारण का मतलब होता है बोली गई भाषा के माध्यम से। तो जो मतलब कि उच्चारण के धुन पर बनते हैं तो उसमें क्या होता है? लघु स्वर होते हैं और दीर्घ स्वर होते हैं। कौन से स्वर होते हैं? लघु और दीर्घ। लघु माने होते हैं छोटे, दीर्घ माने होते हैं बड़े। इतनी बात समझ में आ लेते हैं, फिर समझते हैं कि जिनको बोलने में कम समय लगे और वो स्वर लघु स्वर कहलाते हैं, जिनको मूल स्वर कहा जाता है और ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तीनों एक ही चीज है, लघु स्वर, मूल स्वर और ह्रस्व स्वर। जिनको क्या कहा जाता है? जिनको बोलने में कम समय लगे उनको कहा जाता है लघु स्वर या मूल स्वर। मूल माने क्या होती है? जड़, जहाँ से उत्पन्न हुए, जहाँ से उत्पत्ति हुई है उसको लघु स्वर कहा जाता है, मूल स्वर कहा जाता है, ह्रस्व स्वर कहा जाता है। तो ये कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4 होते हैं। कौन कौन से? छोटा है, छोटी है, छोटाऊ है, ऋढ़ है। तो ये होते हैं 4। इनके माध्यम से हम बनाते हैं दीर्घ स्वर। समझ बात आ गई? तो ये हम जो भी पढ़ रहे हैं ये उच्चारण के धुन पर पढ़ रहे हैं। उच्चारण के माध्यम से हमारे स्वर को जो बंटवारा हुआ है उसको हम पढ़ रहे हैं। फिर समझते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। हमने अभी बताया लघु माने छोटा, दीर्घ माने बड़ा। तो लघु माने जब छोटा होता है तो वो छोटी आवाज निकालते हैं, छोटा, छोटी, छोटाऊ, ऋढ़। तो इसमें कम आवाज लगेगी। लेकिन हम जब आप बड़े बोलेंगे बड़े रूप से, जैसे कि बड़ा, बड़ी, बड़ऊ, ए,
आए, तो हमारा मुंह खुलता है और देर तक हमारा रिदम लेता है। जैसे घर में पहले बनाते नहीं तो वैसे कि कहने को वो बड़ा समय लेता है। तो उसको कहा जाता है कि स्वर मतलब कि जो लघु स्वर के दुगना समय लगे बोलने में, उनको दीर्घ स्वर कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई। होते कौन कौन से हैं समझ लेते हैं। बड़ा है, बड़ी है, बड़ऊ, ए आए ओ आओ। अब अन्न और आह कहाँ चले गए? मैंने पहले ही पढ़ा चुका है, मैंने पहले ही बता दिया था कि आयोग्य वाह, जिसमें अन्न अनुस्वार और जो मतलब आह होता है वो विसर्ग होता है, ये स्वर में नहीं आते हैं। ये जब कुल स्वर की बात की जाएगी तब हम 13 जोड़ लेंगे, लेकिन अगर जब स्वर की बात करेंगे तो सिर्फ 11 होते हैं। इतनी बात समझ में आपको आ गई, तो आगे समझते हैं। एक हमारा स्वर होता है प्लुप्त स्वर। कौन सा स्वर? प्लुप्त स्वर। प्लुप्त स्वर में क्या होता है, इसमें कई स्वर मिले होते हैं। जैसे कि आप इसमें जो बोलने का समय होता है बहुत ज़्यादा लग जाता है, मतलब आप किसी बात की मतलब बोल रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग रहा है, जैसे कि ओम, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें दीर्घ स्वर से भी ज़्यादा समय लग रहा है। लघु स्वर जो कम समय लगे, दीर्घ स्वर जो लघु स्वर के दूना समय लगे, लेकिन जो प्लुप्त स्वर है वो इन दोनों से ज़्यादा समय लगे, उसको क्या कहा जाता है? उसको प्लुप्त स्वर कहा जाता है। वो कौन कौन से होते हैं? वो होते हैं जैसे कि ओम, एक चलता है ये वाला आ। सबसे ज़्यादा आप देखे होंगे नौटंकी में, जब कोई नौटंकी चलती तो आ, कोई कथावाचक वगैरह ई, तो वो प्लुप्त स्वर के अंतर्गत आते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और ये कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले आपका जो मजबूत सवाल बना ये बना है कि मूल स्वर कितने होते हैं और स्वर कितने होते हैं। तो मतलब मूल स्वर होते हैं 4, स्वर होते हैं 11, कुल स्वर होते हैं 13, और जो हमारे दीर्घ स्वर होते हैं ये होते हैं 7, आयोग्य वाह होते हैं 2, अनुसार होता है 1 और विसर्ग होता है 1। तो इतनी बेसिक से आपने जो हिंदी पढ़ी है इसका फायदा आपको मिलेगा जब कंपटीशन की परीक्षा में बैठेंगे। फिर आपको ये सवाल अभी तो लगता है कि शायद ना आए, लेकिन जब आप बड़े लेवल में पढ़ोगे तो आपको ये सवाल बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो अब हम आगे वाले पार्ट में पढ़ेंगे व्यंजन। देखिए, व्यंजन को पढ़ने के लिए हमने पहले बताया कि जो व्यंजन की परिभाषा बनती है कि जो स्वर के माध्यम से बोले जाते हैं उनको व्यंजन कहा जाता है। इतनी बात समझ में आ गई? इतनी बात समझ में आ गई। इसमें एक चीज रह गई, अभी हमने पढ़ाया है कि उच्चारण, मतलब ये तो बोलने के रूप में बताए थे कि जो कम समय लगे वो लघु, जो कम से दुगुना समय लगे वो दीर्घ, और जो इन दोनों से ज्यादा समय लगे वो विलुप्त स्वर। तो फिर भैया उत्पत्ति क्या होती है? उत्पत्ति कैसे होती है उसके बारे में कुछ बताइए ना, तो समझते हैं। पहले थोड़ा सा समय लेते हैं, 1 मिनट दीजिए। उत्पत्ति को समझते हैं। उत्पत्ति का मतलब होता है जिसके माध्यम से बने हो, तो समझते हैं पहले। जैसे कि ये उत्पत्ति के आधार में इनका जन्म हुआ है। उत्पत्ति मतलब समझ रहे हो ना? जैसे कहने का मतलब है कि जब दो चीजें आपस में मिलती हैं तो एक नई चीज का नया निर्माण करती हैं। ये बहुत अच्छी बात है। ये सबसे ज्यादा मिलेगा आपको केमिस्ट्री में कि जब 2 तत्व या 2 पदार्थ या 2 एटम मिलते हैं तो एक तीसरे एटम का निर्माण करते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा कि छोटा छोटा मिलकर क्या बना? बड़ा बना। और ये सब पढ़ने को जब मिलेगा जब हम संधि पढ़ेंगे, क्योंकि संधि में इसका बहुत बड़ा रोल है, बहुत बड़ी भूमिका है। तो आपको समझ में आया होगा कि जब छोटा छोटा मिलता है तो बड़ा बनता है, और छोटी छोटी बनती है तो बड़ी बनती है, और छोटा छोटा फिर बड़ा बनता है। तो आपको एक शंका लग गया होगा कि जो राम है तो इसको कैसे लिखेंगे? आप सोच रहे होंगे ना कि इसको कैसे लिखेंगे। जैसे कि रा प्लस आ फिर माँ, लेकिन ये गलत है। आप समझ सकते हैं गलत। ये क्यों गलत है? आपको समझना चाहिए क्यों गलत है। देखिए,
जब ये पूर्ण रूप से आ गया है तो इसको हम क्यों इनके माँ बाप का पता करें। जब ये यहाँ पे आ गया है, ये वाला वर्ड यहाँ पे आया है, तो हम इनको क्यों छेड़े। समझ रहे ना आप। कहने का मतलब है जहाँ पर ये ना आया हो तो इनसे पूछ सकते हैं। ये स्वतंत्र रूप से आ सकते हैं। राम, तो रा धन बड़ा वाला आ लगाओ और इसे मिटा दो और बन गया राम। लेकिन जब पूछा जाए कि ये जो आ आया है इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, तो दो छोटे आ मिलकर के एक बड़े आ का निर्माण करता है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि उच्चारण के रूप में हमारे स्वर तीन प्रकार के होते हैं। लघु स्वर जिसको हास्य स्वर कहा जाता है, मूल स्वर भी कहा जाता है, मतलब जिसकी जड़ हो, जिसके माध्यम से बनते हो। दीर्घ स्वर जिसमें ज़्यादा समय लगता हो, और जो होते हैं हमारे प्लुप्त स्वर जिसमें दोनों से ज़्यादा समय लगता हो। लेकिन जो उत्पत्ति के आधार पे है वो इस तरीके से होता है कि छोटा आ के मिलकर बड़ा आ बनता है, छोटी ई मिलकर बड़ी ई बनती है, और छोटा वो मिलकर के बड़ा वो बनता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे व्यंजन, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, व्यंजन हमारे मतलब कौन कौन से होते हैं, और उसमें जैसे कि संयुक्त व्यंजन है, स्पर्श व्यंजन है, स्पर्श क्या होता है, संयुक्त व्यंजन क्या होता है, लुंठित व्यंजन क्या होता है, ये आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। धन्यवाद। आप बताइएगा कि आपको पढ़ने में कैसा, मतलब समझ में कैसा आया। धन्यवाद।